एग्जामिनेशन फोबिया, डर है ना कि सर एग्जाम है तो। और एक क्लियर करूं मैं आपको, जो डरता है ना वो कभी कामयाब नहीं होता, ये दिल में रखना। अगर तुम डर डर के मारे कामयाबी ढूंढते हो तो कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन फिर भी सर जितनी फिलॉसफी बोल दो, जितना समझा दो, वो डर लगता है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि वो डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उस डर के बारे में जो पढ़ोगे ना उसकी वैल्यू नहीं रहेगी मुझे। क्योंकि आपने डर के बारे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, पेपर हो गए तो डर भी खत्म, और जो प्रिपेयर किया वो भी उसको आगे लाइफ में कैसे चलाओगे। क्योंकि लर्निंग तो लाइफ के लिए है ना, कि अभी आप जो लर्न कर रहे हो, जो प्रिपेयर कर रहे हो, वो फॉर लाइफ है, कि उसकी एप्लीकेशन के बेसिस पे आप अपनी लाइफ को बेहतर डेवलप करोगे। लेकिन वो अगर आपके एग्जामिनेशन के साथ ही डिलीट हो जाए तो उसका फायदा है आपको। तभी मैंने कहा था कि डर के मारे अगर आप कामयाबी चाहते हो तो आपको नहीं मिल सकती। कभी गारंटी दूंगा मैं कि पेपर है बच्चों के, तो बच्चों ने रात दिन करके पेपर पास करने के लिए मेहनत करनी है, और एम है पेपर तक। पेपर सब जैसे कैसे बेहतर हो जाए, उसके बाद हमें याद रहे ना रहे कोई बात। और हमारे बच्चों की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो जो डर है ना, वो आपकी जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं होने देता है, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि आप जो भी आपकी कॉन्सिक्वेंसीज हैं, जो भी चीजें हैं, उनको फेस कर रहे हो आप, लेकिन डर के मारे। तो डर के मारे जंग जीत सकती है नहीं ना, तो इसलिए डर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है कि सर डर कैसे ना हो, डर कैसे तो चाहते हो सब बच्चे जानना कि डर ना हो हमें, और हम सही तरीके से आगे बढ़ सके। तो पहला डर है कि आपको ये एग्जामिनेशन समझना पड़ेगा, ये एग्जामिनेशन है क्या, किस लिए, ठीक है ना। क्योंकि ह्यूमंस उस चीज को वैल्यू देते हैं जिसके बारे में बेहतर जानकारी हासिल रखते हैं। जब उसके बारे में जानकारी नहीं है तो वैल्यू कैसे देंगे। देखिए आप लोग, एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप कोई काम करते हो, ठीक है, मैं आपको बोलता हूं बच्चे आप बैट बनाओ, ठीक है, बैट बनाओ। लड़कियों को बोलता हूं मैं, जैसे लड़कियों के लिए कोई गेम है, तो मैं आपको कुछ एक ऐसा आर्टिकल जो तो आपको सबसे फेवरेट है, बोलिए जरा कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है। चलो ड्राइंग मानो, ठीक है। आपको बोला मैं आप एक क्रिकेट बैट बनाइए, और आपको बोला मैंने, ठीक है, आपने बना दिया और आपने बना दिया। अगर बनाने के बाद कोई इसको देखे ही ना, कोई इसको, तो आपको अपनी बनावट पे कोई प्राउडनेस रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा कभी। क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से बैट बनाया, सब देखा ही नहीं, मैंने इतनी मेहनत से ड्राइंग बनाई और किसी ने देखी नहीं, ठीक है ना। देखना जरूरी है इस कंडीशन पे कि आपने बैट बनाया तो कोई आपकी बैट देखे तो बड़ा अच्छा बनाया है, आप में वो कैसा कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चे बड़ी मेहनत की आपने ड्राइंग को बनाने के लिए, तो कितना मजा आएगा। अब दो कंडीशन है, एक देख रहा हूं और ठीक है ना, बंद अच्छा बंद करके, तो जब बंद करके किसी ने देखा नहीं तो आपकी बिहेवियर डेवलपमेंट क्या होगा, किस लिए, ठीक है। वही है एग्जाम। हम पूरे साल मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, और मेहनत के बाद हमारी मेहनत को देखा जाएगा, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर एग्जामिनेशन ना हो तो आपकी, मैं नहीं समझता हूं कि जो एजुकेशन है ना, जो आपकी वैल्यूज है, जो आपकी मेहनत है, उसको हमें एनकरेजमेंट का मौका मिलेगा। तो हम समझो वो वैसे ही है, जैसे वो बैट बनाया आपने बड़ी मेहनत से,
और आपने एक्सप्लोर किया, चलो जी मेरे बैट को देखो, तो लोगों के पास मेला लगाया, सब आ रहे हैं आपकी बैट को देखने। वाह क्या बच्चे, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा बनाया है, और आपके दिल को कितनी सेटिस्फैक्शन मिली बनाने वाले। पूरे साल आपने 8 बनाई ना, बनाई 8, कितनी मेहनत लगी। इतने दिन तो स्कूल आए, स्कूल आने की मेहनत, फिर क्लास में बैठने की मेहनत, फिर पढ़ने की मेहनत, फिर उसको रिप्रेजेंट करने की मेहनत, तो पूरा साल हमारा एक मेहनत का गया है ना। अब हम ऐसे ही बोले कि बच्चा चलो छोड़ो अभी 9th से, कभी जिंदगी में 8th का कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि हमने 8th में मेहनत की थी? कभी बताए? तो समहाउ ये टूल है, क्या है ये, जो हमारी काबिलियत को थोड़ा बहुत 100% नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हमारी कैलिबर को, हमारी एफिशिएंसी को चेकआउट करता है, जिससे हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है और वो अगले क्लास में और ज्यादा बैट अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर इस पहली बार बैट बनाने में थोड़ी कमी रही होगी, तो कमी बोली नहीं किसी ने, लेकिन कमी फिर खुद पता चल जाती है लोगों के देखने से, लगता है ना, क्या तो सोचता है अच्छा इसको मैं इस तरीके से बनाता हूं, और अगले साल आप उसी बैट को और बेहतर मॉडिफाई करेंगे। वही एग्जाम कि आप अगले बार अपनी क्लास को और बेहतर मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि आपको अपनी कमियां, अपनी वीकनेसेस को चेकआउट करने का मौका मिला। तो मुझे नहीं लगता एग्जामिनेशन से बेहतर मददगार स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि जो स्टूडेंट की कमियां, देखो इस दुनिया में हमदर्द सबसे ज्यादा वही है जो आपकी झूठी तारीफ ना करे, जो आपकी वीकनेसेस को खत्म करने के लिए आपके साथ काम करे, जो आपकी कमियों को खत्म करने के लिए आपके साथ काम करे, वो सबसे ज्यादा माना जाता है। जो झूठी की तारीफें करे, जो आपको झूठी की आगे बढ़ाने की कोशिश करे, वो आपका दुश्मन है, क्योंकि उससे आप कभी भी कामयाब। अब मानो कि एग्जामिनेशन ही हम बोल रहे थे, दो रहने बच्चे, आप 9th पढ़ो, ठीक है, उसको आप हमदर्दी मानेंगे? बताइए मुझे। वो तो बढ़ा रहा हूं मैं आगे झूठ मूठ में आपको, लेकिन आगे जाके आपकी दौड़ बहुत जल्दी रुकने वाली है, और जब वो दौड़ रुकती है फिर उसको आगे बढ़ने का कोई भी जो पद है ना, वो सब खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उस वे से आप आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, ठीक है ना, क्योंकि इस दुनिया में मजा या सेटिस्फैक्शन उसी चीज से है जो अपनी मेहनत से कमाई जाती है। जो भीख में मिलती है, जो मुफ्त में मिल जाती है, उसकी वैल्यूज कभी नहीं रहती है। तो इसलिए ये सच्चाई समझने की कोशिश करो कि हर चीज को अचीव करो, लेकिन अपनी मेहनत से। हाँ, एक तो रीजन ये था, अब एग्जामिनेशन का सिस्टम क्लियर हुआ आपको, या आपके हेल्प के लिए, आपके नुकसान के लिए नहीं, तो आपको इससे डर क्यों? ये एक ऐसा टूल है जो आपकी वीकनेसेस, आपकी कमियां, आपकी ग्रेडेंट, सारी चीजों को चेकआउट करके आपको रिप्रेजेंट करता है। और मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझूंगा कि जो मेरी कमियों को मुझे बोले और मुझे उन कमियों को खत्म करने के लिए काम करना पड़े। अब जो मेरी कमियां ही ना बोले मुझे, जो मेरी वीकनेसेस ही ना बोले मुझे, तो मैं अपनी वीकनेसेस को कभी खत्म कर पाऊंगा? और ऐसा तो है नहीं कि इंसान पैदाइशी फुलफिल होता है, उसके पास कोई कमी नहीं होती है ना। तो ये हमारे हमदर्द हो सकते हैं वो लोग बहुत ज्यादा, जो हमारी वीकनेसेस हमें बोलते हैं, और हमें अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करने का, कभी उस चीज का बुरा नहीं मानो। अगर आगे लाइफ में डेवलपमेंट करनी है, कभी भी उसके लिए बुरा मत मानो कि आपको कोई कमजोरी बोल रहा है और आप बोल रहे हो तू कैसे बोल रहा है। आपको सोचना चाहिए कि अगर इनको लग रहा है तो शायद मुझ में होगी, और मैं उस कमी को खत्म करने के लिए रात दिन काम करूं। ठीक है, हो गया पहला पार्ट क्लियर। अब बच्चों का जो फेयर है ना, ये डर है ना, वो कुछ और रीजन से भी होता है। मैं समझता हूं कि बच्चों एग्जामिनेशन से नहीं डरते, लेकिन बच्चे के पास प्लानिंग की कमी है। प्लान करना है ना किसी भी चीज से लड़ने का, तो प्लानिंग मस्ट है।
इधर आर्मी में कोई जाता है ना, तो पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग मतलब प्लानिंग करवाई जाती है कि अगर आपको कोई इस तरीके से बंदूक रखे आपने क्या करना है ना। जैसे उनको आर्म्स का नॉलेज दिया जाता है, 9 महीने या 1 साल की ट्रेनिंग होती है, तभी जाके वो जंग लड़ सकते हैं ना। अभी मैं बोलूं चलो जो जंग लड़ेंगे लड़ सकोगे, ये सब प्लान भी नहीं है। तो जब भी हमें तभी डर लगेगा, जब प्लान नहीं है तो तब डर लगेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि सर कैसे लड़ना, तो डर लगेगा ना। तो बच्चे का जो फेयर है ना, या बच्चे का जो एग्जामिनेशन फोबिया है, वो एग्जामिनेशन को लेके नहीं होता है, वो होता है उसकी प्लानिंग को लेके, कि आपके पास प्लान ही नहीं। लेकिन जब आपके पास प्लान आता है ना, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को फिर डर सकता हूँ। तो मैं आज आपके साथ आपकी हेल्प करता हूँ प्लान करने। देखिए प्लानिंग क्या है कि विदाउट एनी प्लानिंग आप कोई भी काम नहीं कर सकते, और करेंगे तो उसमें आपको 100% कामयाबी कभी नहीं। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन हमें क्या बताती है कि जब भी आप किसी चीज को अचीव करने की कोशिश करो तो पहले प्लान बनाओ और फिर उसको एग्जीक्यूट करो। पहले प्लान डेवलप करिए कि हमने उस मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन हमारा तरीका कैसा हो। तो सबसे पहला तरीके पे काम करना है। जब तरीका बन गया, प्लान बन गया, फिर उसके ऊपर काम करना है। और जब प्लान के मुताबिक काम करोगे, गारंटी दूंगा मैं, आप 100% कामयाब हो जाएंगे। 100%। अगर प्लान ही नहीं है तो आप जैसे कभी आपके पास एक, और मैं वो तो समझता हूं ना, इस दुनिया में जिसको काम करने के लिए है ना, वही जिंदा है। जिसको काम करने के लिए कुछ नहीं है ना, वो बेशक उसकी बॉडी लिविंग होगी, लेकिन वो मुर्दे में गिना जाए। तो अब आपके पास एक टारगेट मिल गया, कल हमने डेटशीट या सिलेबस देते, टारगेट है ना, मिल गया काम करने का मौका, एक प्रिसाइज काम करने का मौका मिला आपको, क्योंकि कल आपको सिलेबस दिया गया है, आपको डेटशीट दी गई, आपको पैटर्न दिया गया, आपको सैंपल दिए गए ना। तो सारी चीजें आपने क्वेश्चन नहीं की सर आपने क्यों भेजी, नहीं तो मैं डेटशीट डाल के डाल सकता हूं, सिलेबस भी बोल दिया था टीचर्स ने आपके साथ, तो वो चीजें मैंने डाली क्यों। शाम तक बैठ के मैं जैसे वो एडिट कर करके आपके ग्रुप में डाल रहा था, देख रहे होंगे कोई 7 बजे, कोई 6:30 बजे, 7:30 बजे में आपके लिए भेज रहा था। तो भेजने का मकसद क्या है, एक ही मकसद था कि मेरे बच्चे प्लानिंग कर सके, एडवांस में वो प्लान डेवलप कर सके, ताकि उनको एग्जामिनेशन के दौरान कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है ना। फिर मुझे लगा कि चलिए मैं बच्चों के साथ मदद करूंगा प्लान बनाने। अगर मेरे बच्चे प्लान नहीं बना सकते तो मैं प्लान भी बना सकता हूं। अब जैसे सपोज आपको, क्योंकि देखिए पूरे साल पढ़ा आपने और उन्हीं चैप्टर्स का टेस्ट भी हुआ, तो डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। तो डर आप इसलिए रहते क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं। देखो मुझे बताइए ना, कोई नई चीज तो है नहीं, वही चीज FA1 में भी दी होगी, FA2 में भी दी होगी, FA3 में भी दी होगी, उन्हीं चैप्टर्स का टेस्ट दिया भी होगा। और टीचर ने क्लासरूम में कितनी बार आपका टेस्ट लिया होगा, लिया है ना। तो जब लिया है तो फिर डरने की बात कहां से आई। तो फिर मुझे जहां पे लगा तो मैं बच्चों के साथ बैठ के प्लान करूंगा। देखिए बच्चे आपके 5 पेपर्स कितने, चलिए ये सब क्लासेस के लिए 5 ही पेपर्स हैं। मे बी साइंस होगा, SST होगा, उर्दू या हिंदी होगी, इंग्लिश होगी और मैथ। ठीक हो गया। हाँ एक और बात है कि पेपर्स में इसलिए पुराना सिलेबस क्यों दिया जाता पेपर में, पता, क्योंकि बच्चे को पेपरों के दौरान याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बच्चे को पेपर के दौरान सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़नी चाहिए। इसलिए आपको वही सिलेबस दिया जाता जो ऑलरेडी आपने प्रिपेयर किया होता है ना, वही है ना। तो इसलिए ताकि हमारे बच्चे पेपर के दौरान लर्न ना करें, वो क्या करें, वो रिवीजन करें, ताकि उनके 100% नंबर्स गारंटी हो। क्योंकि लर्न करोगे तो 100% नहीं मिलते,
क्योंकि फर्स्ट टाइम लर्निंग में तो कमियां रहेंगी, लेकिन जब लर्न है और उसको आप रिवाइज करोगे एक बार दो बार तो कमियां रहेंगी, तो गारंटीड हो गया नंबर्स। तो देखिए सपोज आज आपका सैटरडे है, ठीक है, और कल संडे, उसके बाद आपको मंडे, उसके बाद क्या है मंडे, और मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे इज योर एग्जाम डे। अब आपके पास कुल मिला के सैटरडे और संडे है बिफोर एग्जामिनेशन, मंडे एग्जामिनेशन डे की रिवीजन डे, ठीक है ना। अगर बच्चे मुझे रिक्वेस्ट करेंगे या मानेंगे कि हम सब मंडे को पढ़ना चाहते हैं घर में बैठ के, मैं आपको एक रिलैक्सेशन डे दे सकता हूँ, क्योंकि दूसरे दिन पेपर है। लेकिन वो इसलिए नहीं कि कुछ बच्चे बोलेंगे सर ने छुट्टी दी तो चलो खेले नहीं कर, देखो ना, फिर तो डर लगेगा बच्चे, कल पेपर है और आज के दिन में दिन भर बैट बॉल खेल रहा हूँ, पूरे साल खेलते हो आप, उस वक्त रोकता है कोई? बताइए, पूरे साल आप खेलते हो तो कोई नहीं, हाँ थोड़ा बहुत डांटा जाता, लेकिन हार्डकोर रूल तो नहीं है कि नहीं जेल के अंदर बंद कर दो, ऐसा तो नहीं है। तो जब आपने पूरे साल खेला तो एग्जामिनेशन के दौरान भी खेलोगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो पेपर का होगा, और पेपर का नुकसान इंटर्न किसका नुकसान? आप ही का है। तो इसलिए ये डेज आपके और लिमिटेड है, पता है कि इन डेज के बाद हम रिलैक्स हैं, एग्जामिनेशन डेज के बाद तो खेलोगे भी तो आपके पेरेंट्स रोकेंगे आपका स्कूल रोकेगा आपको, तो फिर मैच्योरिटी शो करो कि ठीक है सर, जिंदगी में कुछ पार्ट अगर रिक्रिएशनल का भी है, खेलने का भी है, तो कुछ पार्ट तो हमें डिवोट करने का भी है ना, जो हमारी लाइफ के लिए कीमती है। कल हम उसी पार्ट को लेके अपने आप को कामयाब साबित कर सकते हैं। तो इसलिए अपने माइंड को प्रिपेयर करिए। देखिए सैटरडे और संडे, चलो सैटरडे भी स्कूल में ही हो, आपने स्कूल का मैं प्लान देता हूँ आपको, 4 बजे घर जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 4 बजे जब घर जाएंगे तो 5 बजे आप इन सब सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखो, इनके सिलेबस को ध्यान में रखो, ठीक है। आज शाम को प्लानिंग करो, ठीक है, कि इन सब सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखा कि साइंस के कितने चैप्टर्स हैं, एसएसटी के कितने चैप्टर्स हैं, उर्दू हिंदी के कितने चैप्टर्स हैं, इंग्लिश के कितने चैप्टर्स हैं, और मैथ के पहले रखा आपने ध्यान। फिर आपने कल आपके पास एक फ्री डे मतलब कि उस दिन प्रॉपर पेपर क्या स्ट्रेस नहीं है आपको, ठीक है ना। अब आपने आज ही शाम को प्लान करके देना है कि अगर इसमें 7 चैप्टर्स हैं तो इसमें से मुझे कितने के ऊपर कॉन्फिडेंस है, कितने लर्न है मुझे, ठीक है। तो ठीक है, मेजॉरिटी में आपको लर्न होंगे, तो अब आपने कल संडे का डे डिवाइड करना है, कितने में? 5 सब्जेक्ट, क्योंकि संडे है और संडे को 5 सब्जेक्ट पे आपने डिवाइड करना, ठीक है। मैं देता हूं टाइम टेबल, मार्किंग क्योंकि एग्जामिनेशन के दिन अगर जल्दी उठोगे तो कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। एक हैबिट भी बनती है आपके फ्यूचर के लिए, हायर क्लासेस के लिए। तो आप पेपर में कोशिश करिए कि मैं 4 AM पे जागो, ठीक है, और मॉर्निंग का वक्त बहुत कीमती होता है, ठीक है। बैठ के लड़की थक जाएगी, ठीक है। तो 4 बजे उठ के इस वाले प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम है। अब आप देखो, मैं पहले उसको कंटिन्यू करता हूं। 4 बजे अगर आप करेंगे तो शाम को 11 बजे तक कितने आवर्स? 4 से शाम को 11 बजे तक कितने आवर्स से बचे? कैसे? 4 से 4 12 तो वही होगी, 19 है। अब 19 आवर्स में से मैं नहीं कहता हूं कि मेरा बच्चा 19 के 19 घंटे पढ़े, नहीं। प्लान है तो फिर हमें ज्यादा टाइम लगाने की नीड भी नहीं। मैं चाहता हूं आप इस 19 घंटे में से सिर्फ 12 घंटे वो भी इंटरवल्स में, कितने? 12 घंटे पढ़िए, लेकिन वो भी इंटरवल्स में।
अब 12 को डिवाइड करो 5 में, तो कुल मिला के 2 घंटे का टाइम मिलता है ना, 2 आवर्स। रख लीजिए, चलो 12 भी छोड़ो, मैं बोल दो आप अगर ईमानदार है, ठीक है ना, ऑनेस्ट है, आप 10 ही घंटे लें। कितने? 10 घंटे हो गए, आप खुश। अब टाइमिंग शुरू हुई 4 बजे से, ठीक है, 4 बजे उठ के, हाँ, उठने के बाद सुबह का टाइम रखो 4 से लेके 5 से लेके 6 बजे तक, हो गए 2 घंटे। जो इसमें से सबसे टफ सब्जेक्ट था, मुझे लगता है एसएसटी के थोड़े क्वेश्चन आंसर लेंथी हुए, ठीक है ना, तो आप इस 2 घंटे में वो एसएसटी का पार्ट रखो और जो आपको लर्न है उसको रिवाइज करो पहले, और जो उसमें से अनलर्न, जो आपको लर्न नहीं है, उसको 100% इस वक्त लर्न करने की कोशिश करें। और जब आप एक तरह से 2 घंटे में पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे ना, तो गारंटी देता हूं आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। एसएसटी की कोई बात, 2 दिन की बात, अब लर्न हो गया। जब तक लर्न नहीं था, जब तक ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, तब तक परेशानी थी, तब तक डर हो गया। उसके बाद 6 बजे, ठीक है, रिलैक्स करिए, 7 बजे तक, 8 बजे तक, तो 8 बजे तक ब्रेकफास्ट। हाँ, पेपर के दौरान खाने पीने का ध्यान उतना ही रखना जितना पढ़ाई का रखना। तो 8 बजे तक ब्रेकफास्ट कर दें, ठीक है। तो मैं चलिए आपको बोल दूं 9 से लेके 10 से लेके 11 बजे एक और सेशन लगाओ, एक और सेशन लगाओ, और उसमें ले लो कोई और टफ सब्जेक्ट। कौन सा? नहीं, मैथ नहीं दिन को पढ़ना, मैथ दिन को नहीं लेंगे। हाँ, ले लो साइंस, ठीक है ना। तो साइंस को वही एसएसटी का ही तरह सिलेबस मद्देनजर है, क्योंकि प्लान किया कि कितने चैप्टर हैं, कितने मुझे आते हैं, आज का दिन को वही करोगे ना आप, और जो जिनको पढ़े उनको कंप्लीट करो। हो गया कंप्लीट, फिर से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उसके बाद 11 से 12, 12 से 1, चलो थोड़ी लंबी ब्रेक, 2 घंटे, ठीक है। ब्रेक में क्या करना वो मैं बाद में बोलूंगा, लेकिन ब्रेक दे दी मैंने, ठीक है। अब उसके बाद 2 बजे तक खाना पीना भी हो गया ना। 2 से 3, 3 से 4, फिर से एक सेशन लगाना, ठीक है, मतलब जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, हो गया, मैथ के अलावा, ठीक है। उसके बाद इधर थोड़ी सी 1 ही घंटे की ब्रेक देंगे हम, 5 से 6, 6 से 7 एक और सेशन लगाया, जो 7 से 8, 8 से 9 बजे तक खाना पीना, 9 से 10, 10 से 11 मैथ। देखिए, कल ही के दिन हमने सारे सब्जेक्ट को, तो जब ईमानदारी से करोगे तो बोझ कम होगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप जब शाम को सोओगे ना, बड़ी सेटिस्फैक्शन की नींद आएगी कि सर आज दिन को मैंने सच में कुछ किया, और सेटिस्फाइड होके सो जाओ। ये तो हो गया संडे का प्लान, हो गया ना संडे का प्लान। उसके बाद आप रिलैक्स होके सो जाइए, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि सर ये ब्रेक टाइम जो दिया आपने, इसमें हम करेंगे क्या, है ना। मैंने खेलना बंद इसलिए किया है क्योंकि खेलने से इंटेंशन और एनर्जी डाइवर्ट होती है, ठीक है। हम चाहते हैं कि पेपर के दौरान आपकी एनर्जी और आपकी जो भी थिंकिंग है वो वन साइडेड है, क्योंकि उसका भी फायदा होता है, ठीक है। अब जब ये रिलैक्सेशन टाइम है ना, जब ये रिलैक्सेशन टाइम है, आप खेलेंगे ना, तो आप मोबाइल में, ठीक है। आप इस वक्त रिलैक्स्ड काम कर सकते हो। एसएसटी के बाद ब्रेक थी ना, चलिए सर मैं चैप्टर्स थोड़ा रीड कर दूं, चैप्टर्स रीड कर दूं। स्ट्रेस वाला काम है वो, एक लग्जर, ये रिक्रिएशनल काम है, एंजॉय वाला काम, थोड़ा सा रीड करता हूं।
तो मौका मिला। हाँ, हेल्दी टॉक भी कर सकता हूँ मैं पापा के साथ, मम्मी के साथ, कि मैं अपनी एसएसटी में जो चीजें सीखी मैं उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आपका जो माइंड है वो किस साइड है? एजुकेशन के अलावा है किसी साइड? अब मैं ब्रेक ले लेता हूँ, तो मोबाइल पकड़ो, मोबाइल चल जी, शॉर्ट वीडियो चल, जितनी मेहनत की होगी ना आपने उस 2 घंटे में सारी की सारी जाया होगी। इसलिए पेपर के दौरान ये वाले काम नहीं किए जाते। हाँ, इसके अलावा आप थोड़ी बहुत पेरेंट्स की मदद भी कर सकते हो। किचन में बच्चे फादर के साथ, मदर के साथ थोड़ी बहुत मदद कर सकते हो, लेकिन यहां से दिमाग में कोशिश ना करो वैसी चीजें आने की जो हमें इस एजुकेशन प्लान से डिसइंटरेस्ट करवाए। क्योंकि जब मोबाइल देखोगे तो स्ट्रेस दिमाग पे पड़ेगा, तो काम तो दिमाग का ही है सारा, तो पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो फ्री टाइम में क्या करना बच्चे आपने? हाँ, अगर ज्यादा बोर होते हो तो अंदर बैठ के कोई गेम भी खेल सकते हो, बाहर नहीं, अंदर बैठ के या लॉन में टहला, चिंतन यही किया कि अच्छा अब तो मुझे वो आता है, ये भी आता है, वो भी आता है। चिंतन करता ना आदमी की याद करने के बाद कि मुझे कंबस्चन वाला लेसन भी आता है, कंजर्वेशन वाला लेसन भी आता है, रिकॉल करता है ना आदमी, चलते से मजा भी आता है, तो वो चीजें करेंगे। हो गया संडे यूटिलाइज। अब है एग्जामिनेशन डे। देखिए अब आ गया आपका मंडे वो रिवीजन डे है ना बच्चे। अब मंडे के दिन किसी और सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचना है, अब एक ही सब्जेक्ट के इस बारे में सोचते जो ट्यूसडे को है, जो ट्यूसडे को। ठीक है, मंडे को फिर से कितने घंटे? मैं बोलता हूं आप यही प्लान करें। ठीक है, अब आपने क्या करना है? किसका पेपर है पहला? कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर है, 7 है। 7 को डिवाइड करो पूरे दिन में। ठीक है, ये डिवीजन कैसे? जो सबसे टफ है, नहीं उस दिन में थोड़ा सा टाइम बढ़ाऊंगा अपना, 4 से 7, क्योंकि रिवीजन डे है ना। 4 से 7 कौन से चैप्टर जो आते हैं मुझे, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे 100 में से 100 नंबर आए। ठीक है ना, तो वो वाले चैप्टर्स में इस वक्त मिलते हैं, तो 7 में से रखो, 1 घंटा तो लग जाएगा रिवाइज करने को जो आपको ऑलरेडी याद है। ठीक है, तो रखो 3 चैप्टर्स, एक हिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, एक ज्योग्राफी। देखिए 7 में थोड़ा सा रिलैक्स, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। एक और शीट भाई, पेपर है भाई, तो रिलैक्स तो नहीं हो सकता। उसमें 4 चैप्टर ले लो, सपोज 3 ले लो, 4 हो गई प्लान। उसके बाद 12 से 2 बजे तक थोड़ा रिलैक्स करो। ठीक है, 3 बजे, ठीक है, 1 घंटा मैं एडवाइस करूंगा 2 से 3 बजे तक थोड़ा सा रेस्ट कर लो, सो जाओ। अलार्म लगा के रखो, 3 बजे मेरी नींद खुलनी। तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 जो रिमेनिंग है वो इस वक्त कर। और फ्री टाइम में अपनी एसेशन इंजॉयबल काम होता है, रीडिंग इंजॉयबल काम होता है, चैप्टर रीडिंग इंजॉयबल काम होता है, वो करिए। ये वाला टाइम सिर्फ लर्निंग का है। ठीक है, देखिए बच्चे 6 बजे तक आपका सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, कंप्लीट, तो फिर से कॉन्फिडेंस आएगा। अब आपने क्या करना है? इसके बाद 6 से 7, 7 से 8 बजे तक थोड़ा सा रिलैक्स करिए, 8 से 9, 9 से 10 बजे तक, मैंने वो तो याद पढ़वा 10 बजे तक आपने जो पूरा दिन प्रिपेयर किया है ना, उसका एक सेल्फ असेसमेंट करवाओ। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है अपना टेस्ट खुद लो, उसी लिए पेपर्स भी दिए। अब तो पेपर खुद भी बना सकते हो, किस तरह का पेपर आ सकता है, या किसी से बनवा सकते हो घर पे। ठीक है ना, तो एक असेसमेंट बहुत जरूरी है घर में, क्योंकि जब ये इस टाइप पे आपको असेसमेंट देंगे ना, फिर से मैं चाहता हूं कि तुम्हारी नींद रिलैक्स हो, नींद में चिंतन ना हो। तो जब टेस्ट होंगे ना, तो एक रिलैक्सेशन आएगी, तो आपको मुझे ये
100% कॉन्फिडेंस है कि मेरा पेपर खराब नहीं हो सकता। सो सुबह भी आपको टाइम मिलता है 4 बजे से 5 से 6 से 7 बजे तक, वो फिर से सेल्फ असेसमेंट करें, फिर से हाँ, और 7 बजे के बाद आप बुक छोड़ दो। लेकिन छोड़ने के बाद तो नहीं भूल जाओ, छोड़ने के बाद सेल्फ असेसमेंट, चिंतन, उस तरह का क्वेश्चन आया तो मैं कर सकती हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आया तो मैं कर सकती हूँ। एक मतलब कि एक अपने आप को प्रिपेयर करो, थोड़ा स्ट्रांग करो कि आप तो मैं फुल, आप मेरे पास सारी चीजें हैं जिनसे मैं मुकाबला कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो आप अपनी विल को बढ़ाने की जरूरत है। किसको? मेहनत तो कर दी, अब अपनी इच्छा शक्ति बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? विल होगी तो 100%, तो उस वक्त फिर आपको विल बढ़ाने का है और रिलैक्स होकर पेपर, और पेपर से पहले आपके ना ये आगे पीछे भागना, उस एक ही दिमाग में चिंता होना चाहिए कि मुझे पेपर मिल जाए और मैं उस पेपर को पहले 100% करूंगा, उसके बाद रिलैक्स था ही करूंगा। ठीक में देखो बच्चे आते कभी एक के पीछे दौड़ते, कभी दूसरे पीछे की दौड़े, उल्टी सीधी आते, उनसे क्या होता है, उससे जो प्रिपेयर किया होता है वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक ही वक्त चिंतन होना चाहिए कि नहीं, मैं जाऊंगा और मैं इस चीज को 100% करके आऊंगा। फिर जब आपने ईमानदारी से मेहनत की है अच्छे तरीके से, फिर उस पर डालने की जरूरत नहीं। दैट इज द प्लान। कितने बच्चों को थोड़ा रिलैक्स हुआ कि सर ऐसा हम कर सकते हैं? देखो मेरी तरफ से कितनी हेल्प मैं कर सकता था, बाकी एग्जीक्यूट तो तुम्हें करना, प्लान आपको उसको चलाना आप ही का काम है। तो गारंटी देखो बच्चे में कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो इस क्लास में जो बच्चा सोचता है कि मैं तो सबसे कमजोर हूं, कमजोर वो इसलिए है क्योंकि उसके पास प्लान नहीं। अगर प्लान है कोई भी बच्चा कमजोर नहीं हो सकता। तो ये एक तरीका है आपको आगे बढ़ने। तो एक छोटा सा प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि हर बच्चा इस प्लान के मुताबिक करिए, क्योंकि ये आगे भी लाइफ में आपको बहुत फायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि यहीं पे तो रुके नहीं रहना, आपको 8th में रुके मत रहना, आपको आगे हायर क्लासेस, फिर 11th है, फिर 12th है, विदाउट प्लानिंग आप आगे नहीं जा सकते। कल IAS करोगे, AS करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, MBBS करोगे, तो वो विदाउट बेहतर प्लान के नहीं कर सकते, और कोई भी चीज बिना प्लानिंग के हो ही नहीं सकती। हम भी अगर स्कूल को बिना प्लान के चलाने की कोशिश करेंगे चल पाएगा? तो प्लानिंग करनी पड़ती है, डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ता है। डिसिप्लिन इज द प्लान, जिसके मुताबिक सबको उसी के तहत चलना पड़ता है और आस्ता आस्ता हम आगे बढ़ना। अगर हम कभी उधर से चोरी किया, कभी इधर से नकल की, कभी उधर से किया, वैसा करेंगे तो आगे चल पाएंगे। इसलिए ये मेरी तरफ से आपके लिए हेल्पिंग हैंड था, ठीक है ना। तब भी मैं कहता हूँ कि अगर पेपर के दौरान भी किसी को परेशानी रहती है ना, तो मैं आपके लिए काउंसलिंग सेल भी बना सकता हूँ स्कूल में, 3-4 टीचर्स जिनके साथ आप पेपर के दौरान भी अपनी मुश्किलातें शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि सर हर एक बच्चा कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए इस दुनिया में वही चीज बिकती है जिसकी वैल्यू होती है। जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं है ना, उसको कोई भी नहीं देता। तो इस वक्त एफिशिएंसी, इंटेलिजेंट होना, ये स्टूडेंट की वैल्यू, जिनके बेसिस पर उनको पहचाना जाता है। अगर आपके पास एफिशिएंसी, आपके पास इंटेलिजेंसी या इंटेलिजेंट नहीं हो आप, तो कौन कदर करेगा? फिर तो माँ बाप भी कदर नहीं करेंगे। तो इसलिए ये आपके गहने हैं। क्या है आपके? जिनके बेसिस पे आप अपनी पहचान इस दुनिया में बनाएंगे, बना सकते हैं। अगर आप एफिशिएंट हो, आप नॉलेजेबल हो, आपकी पहचान बनी। लेकिन अगर आप नहीं हो, कोई नहीं करता। ठीक है, थैंक यू।